वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों दिसंबर 2024 सीटेट के लिए हिंदी भाषा पेडागोजी पेपर 1 और पेपर 2 के कुछ उम्दा क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक, टीईटी, सीटेट और शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचनी से जुड़ी अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, हिंदी भाषा 1 भाषा 2 पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। दोस्तों भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, पहला प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है। दोस्तों याद रखेंगे इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको सीटेट दिसंबर 2024 में लगभग पूछे जाएंगे। ऑप्शन में बताया जा रहा है कि जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिक अवसर मिले, जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने। ऑप्शन क्रमांक 3 में बताया जा रहा है कि जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो या फिर दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हो। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान सा और सिंपल सा सवाल है कि भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए दोस्तों, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिक अवसर मिले। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से क्या विशिष्ट उद्देश्य का एक गुण नहीं है। देखिए दोस्तों नेगेटिव क्वेश्चन है। नेगेटिव और पॉजिटिव क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। निम्न में से क्या विशिष्ट उद्देश्य का एक गुण नहीं है, इस तरह का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। इनका आधार दार्शनिक होता है, इनका आधार मनोवैज्ञानिक होता है, ये विशिष्ट होते हैं या फिर ये कार्यपरक होते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर कि विशिष्ट उद्देश्यों का एक गुण नहीं है, तो इनका आधार मनोवैज्ञानिक होता है। ये हमारा यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य नहीं है दोस्तों। मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 इस प्रकार यहाँ पर पूछा गया है कि गृह कार्य मीन्स होमवर्क के बारे में कौन सा कथन उचित है। देखिए दोस्तों 4 कथन दिए हैं और होमवर्क को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। इस प्रकार का प्रश्न है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। गृह कार्य अभिभावकों को मतलब पेरेंट्स को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। मीन्स ऑप्शन क्रमांक 4 में बताया जा रहा है कि गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो देखिए दोस्तों गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है कि बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 की बात अगर आप करोगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर इस प्रकार आपको पूछा गया है कि विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं। देखिए दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं किस चीज से। 4 ऑप्शन दिए गए। अध्यापक के व्यवहार से, विषय वस्तु से, विषय वस्तु की सूची से या फिर जीवन मूल्यों से। तो देखिए दोस्तों अगर आप बात करोगे विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं तो वो किसी से संबंधित होते हैं, विषय वस्तु से संबंधित होते हैं, विषय वस्तु से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा मीन्स टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है। देखिए दोस्तों मोस्ट आईएमपी और लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि लगभग 2 साल के बच्चे जो है वो तार वाली भाषा मीन्स टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ क्या होता है, तो देखिए तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का उपयोग,
संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग या फिर मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि दो शब्दों वाली अभिव्यक्ति। इस प्रकार चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, और अगर आप सही जवाब की बात करोगे तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर वो राइट आंसर दिया गया है कि मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि दो शब्दों वाली अभिव्यक्ति हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 की बात अगर आप यहाँ पर करोगे दोस्तों तो पूछा गया है कि देखेंगे आप प्रश्न क्रमांक 6 की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो तो पूछा गया है बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगती का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है। हे प्रश्न तुम्हाला हिंदी आणि मराठी भाषेत सुद्धा पाहायला मिळेल मित्रांनो। बच्चों के भाषा विकास के क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने का कौन सा सर्वाधिक सहायक है। तो शिक्षक डायरी की अब अगर आप बात करोगे, पोर्टफोलियो की अगर आप बात करोगे, लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिका या फिर नोटबुक, तो देखिए दोस्तों जहां पर बात होती है भाषा विकास की क्रमिक प्रगति की तो वहां पर पोर्टफोलियो आपका जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन क्रमांक 2। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न यहां पर इस तरीके से आपकी स्क्रीन में है दोस्तों, और पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार कविताएं पसंद करते हैं। देखिए दोस्तों प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, और प्राथमिक स्तर के जो छात्र होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो किस प्रकार की कविताओं को पसंद करते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। आपको ऑप्शन में बताया जा रहा है कि जो तुकांत न हो, जो कोई सीख देती हो, जिनमें लयात्मकता हो, या फिर जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो। तो देखिए दोस्तों संगीत की बात अगर आप करोगे, आप म्यूजिक की बात करोगे, या एक प्रकार के जैसे बच्चे पहाड़ा कहते हैं, बच्चे 2 1 2 2 दूनी 4 इस तरीके से एक लय आता है दोस्तों। तो बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं वो कविता पसंद करते हैं जिनमें लयात्मकता हो, मतलब ऑप्शन नंबर 3 की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा यहाँ पर वो राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 समावेशी शिक्षा को लेकर यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। समावेशी शिक्षा जो है आपको तीनों चारों सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप पेपर 1 दे रहे हो, अगर आप पेपर 2 दे रहे हो दोस्तों, कोई इशू नहीं है। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। देखिए दोस्तों भाषा शिक्षण की समस्या को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया है समावेशी शिक्षा को लेकर, और 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर रखे गए दोस्तों। उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण हो पाना, उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव, विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता होना, या फिर विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना। तो देखिए दोस्तों अगर आप बात करोगे एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या की, तो अगर आप बात करोगे ऑप्शन नंबर 1 की, तो बिल्कुल ये सबसे बड़ी समस्या है कि उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर रहेंगी। ऑप्शन नंबर 1 की अगर आप बात करोगे तो एक ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रहात्मक कौशल्य में शामिल है। देखिए दोस्तों ग्रहात्मक कौशल्य में क्या शामिल है इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, सुनना या बोलना, सुनना या फिर पढ़ना, बोलना या लिखना, पढ़ना या लिखना। तो देखिए दोस्तों अगर आप ग्रहात्मक कौशल्य में शामिल है तो आपकी बात करोगे सुनना और पढ़ना। ऑप्शन नंबर 2 की अगर आप बात करोगे, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर है, और अगर आप बात करोगे प्रश्न क्रमांक 10 की, तो हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों। LS वाइगोस्की के अनुसार, देखिए दोस्तों वाइगोस्की को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया है। वाइगोस्की, पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर, ये चॉम्स्की, ये सब आपको लैंग्वेजेस में भी दोस्तों नजर आते हुए दिखेंगे। भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, या फिर भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो देखिए दोस्तों अगर आप वाइगोस्की के अनुसार कहोगे तो वाइगोस्की के अनुसार आपको ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही देना होगा दोस्तों, कि भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 3 की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा यहाँ पर, वो बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर आप नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। साथ ही साथ आप शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाशनी मींस टेट, TAT, सीटेट से जुड़ी एक एक अपडेट जो है हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों आप देख सकते हो। दोस्तों हमारे चैनल पर आपके लिए सीटेट दिसंबर 2024 के लिए हमने फ्री प्लेलिस्ट अवेलेबल करवा के दिए, जहां पर आपको मराठी भाषा पेडागोजी पेपर 1 पेपर 2, हिंदी भाषा पेडागोजी पेपर 1 पेपर 2 और SST और CDP
पेडागोजी से लेकर दोस्तों संबंधित वीडियो आपको फ्री में बिल्कुल हमारे चैनल पर मिलेंगे दोस्तों। प्लेलिस्ट तैयार है, आप हमारे चैनल पर विजिट देकर देख सकते हो। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 11। देखिए प्रश्न क्रमांक 11 यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति में बोधगम्यता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक ध्यान देना आवश्यक है। इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए दोस्तों। मौखिक अभिव्यक्ति की बात यहाँ पर हो रही है। विराम चिन्हों को उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति, सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना, वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना, या फिर सर्वसामान्य या सर्वमान्य भाषा प्रयोग के साथ साथ अप्रचलित शब्दों का पर्याप्त प्रयोग करना। इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपके यहाँ सामने यहाँ पर दिए दोस्तों। और अगर आप बात करोगे मौखिक अभिव्यक्ति में बोधगम्यता बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 की अगर आप बात करोगे तो बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, विराम चिन्हों को उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति पैदा करना। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि स्कूल को कोई स्कूल कहना किस प्रकार का उच्चारण दोष का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, एक छात्र है, एक विद्यार्थी है, वो स्कूल को क्या कह रहा है, स्कूल कह रहा है। ये किस प्रकार का दोष का उदाहरण, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। और 4 ऑप्शन आपको दिए गए, स्वरागम है, स्वर भक्ति है, स्वर लोप है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर कोई बच्चा स्कूल को स्कूल कहता है तो ये किस तरीके का दोष है दोस्तों, ये स्वरागम दोष है। ऑप्शन नंबर दोष है। ऑप्शन नंबर 1 की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपको यहाँ पर वो सही जवाब बिल्कुल देना होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 13। देखिए प्रश्न क्रमांक 13 यहाँ पर पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 13 की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर पूछा गया है कि आप किसी विद्यालय में हिंदी भाषा शिक्षक के पद पर कार्यरत हो। आप कक्षा 8 के छात्रों को आकलन के लिए किसका सहारा लेना चाहोगे। प्रश्न पूछा गया कि आप हिंदी के टीचर है, कक्षा 8 को पढ़ा रहे हैं और भाषा शिक्षक है, तो आप आकलन करने के लिए किस चीज़ का सहारा लेना चाहोगे। 4 ऑप्शन आपके सामने है। आपने 4 ऑप्शन जो है वो 4 ऑप्शन में से एक उत्तर आपको बताना है कि आप किस चीज़ का सहारा लेना चाहोगे। बोर्ड परीक्षा का, निबंधात्मक परीक्षा का, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का, या ग्रेडिंग व्यवस्था का। तो देखिए दोस्तों, पहली से लेकर 8वीं तक जो है ग्रेडिंग व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि बच्चे को यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया जाता है दोस्तों, यहाँ पर बच्चे को A1, A2, B1, B2 इस तरीके से दोस्तों ग्रेड दी जाती है। तो ग्रेडिंग व्यवस्था का यहाँ पर हम क्या करेंगे, सहारा लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की बात अगर आप करोगे तो यहाँ पर पूछा गया है कि जस्ट 1 मिनट, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है, मतलब पूछा जा रहा है कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। इस प्रकार का सवाल यहाँ पर आपको पूछा गया है। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सही है, ओके, ये तो सही होगा ना, ओके, ये सही होगा पहला तो, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, उचित नहीं है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, ये भी सही है। आपको अगर पूछा गया है कि उचित नहीं है तो दूसरा बिल्कुल उचित नहीं है। क्या बता रहा है कि सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो उचित नहीं होगा। मतलब हमारा सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि हमको पूछा गया है कि उचित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 15। अगर प्रश्न क्रमांक 15 की अगर आप बात करोगे तो दोस्तों इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर दिया है कि आप देख सकते हो, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और बताया जा रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कोई एक कथन है जो सही नहीं है, बाकी 3 तो सही होंगे दोस्तों। तो देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, डेफिनेटली होता है, हर बच्चे को पता है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या होता है, तो अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषी शुद्धता पर अधिक बल दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भाषा शिक्षण में केवल भाषी शुद्धता पर ही बल दिया जाता है, ओके। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन भी सहायक होता है।
होता है? डेफिनेटली होता है। आप हिंदी पढ़ रहे हो तो आप मैथ सीख सकते हो, आप मराठी पढ़ रहे हो तो आप इतिहास सीख सकते हो, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, तो बिल्कुल सही होगा। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, तो डेफिनेटली होता है दोस्तों। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 आपको बता रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आपको क्या बता रहा है कि केवल भाषा शुद्धता पर ही बल दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो सही कथन यहाँ पर नहीं होगा। मतलब अगर आप राइट आंसर की बात करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है कि छात्र के मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब, देखिए दोस्तों छात्र के मूल्यांकन की बात हो रही है और छात्र का जब मूल्यांकन तभी व्यापक माना जा सकता है जब, इस तरीके का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, सभी उद्देश्यों को मूल्यांकित किया जाए, छात्र को व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाए, पाठ्यक्रम की प्रत्येक वस्तु का मूल्यांकन किया जाए, सभी अध्यापकों द्वारा प्रत्येक छात्र का मूल्यांकन किया जाए। इस प्रकार के कुछ 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए दोस्तों, और आपको अगर सही जवाब बताना है तो आपको बताना होगा कि छात्र के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाए। यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 की अगर आप बात करोगे, ऑप्शन नंबर 2 की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम बढ़ते हैं अपना 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा गया है कि व्याकरण के ज्ञान से भाषा बनती है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्याकरण के ज्ञान से भाषा बनती है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। 4 ऑप्शन दिए गए, शुद्ध, अशुद्ध, अभिक रूप से शुद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा आंसर है दोस्तों कि व्याकरण के ज्ञान से भाषा क्या बनती है, तो भाषा शुद्ध बनती है। व्याकरण के ज्ञान से भाषा जो है वो शुद्ध बनती है दोस्तों। मराठी में भी आपको ये क्वेश्चन काम आएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 18, ये देखिए प्रश्न क्रमांक 18 यहाँ पर पूछा गया है कि भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब देखिए दोस्तों भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं और भाषा शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, सहचार्य सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, लिखने का सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों जब भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की आप बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा आवृत्ति का सिद्धांत। तो आवृत्ति का सिद्धांत जो है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार है और आपको पूछा गया है कि देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 19 को यहाँ पर कि अध्यापक की देख रेख में विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाला कार्य किस विधि के अंतर्गत आता है। इस प्रकार का प्रश्न है और 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों। अगर आप अध्यापक है और आपकी देख रेख में विद्यार्थी जो कार्य कर रहे हैं वो किस विधि के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अनुसंधान विधि, समस्या समाधान विधि, अवलोकन विधि या फिर प्रदर्शन विधि। इस प्रकार 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए दोस्तों और आपको जवाब बताना है अवलोकन विधि, क्योंकि अध्यापक की देखरेख में विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाला कार्य किस विधि में आता है, तो अवलोकन विधि में आता है। ऑप्शन नंबर 3 की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। हम बात बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20 यहाँ पर पूछा गया कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह कथन किसका है। तो देखिए दोस्तों बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये किसने कहा है, वाइगोस्की ने कहा है, पाउलो ने कहा है, नोम चोम्स्की ने कहा है या फिर जीन पियाजे ने कहा है। तो देखिए दोस्तों भाषा के संदर्भ में यही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है कि बच्चे जो है वो भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, किसने कहा है या किसका कथन या विचार किसका है, तो आपको बताना है नोम चोम्स्की का ये विचार है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 की अगर आप बात करोगे, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार हिंदी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो आखिरी हफ्ते में हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों। यहाँ से अगले 2 4 5 दिन जब तक एग्जाम है दोस्तों, एग्जाम को जितना टाइम बाकी, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही लाए जाएंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन आपके लिए किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।